इस कहानी की शुरुआत में हमें गौरव भूमि दिखाई जाती है जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं। वो सभी अपने राजा सिम्बा की गुफा के बाहर मौजूद होते हैं। सिम्बा अपनी प्रजा से कहता है कि मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के बढ़ने का वक्त आ गया है। हमारी ये गौरव भूमि बाबा का वो सपना है जो पूरा हुआ, और कितनी खुशी की बात है कि जल्दी मैं और नाला जिंदगी की डोर में एक नए रंग का धागा पिरोने जा रहे हैं। सिम्बा की बात सुनकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं क्योंकि सिम्बा की बातों का मतलब था कि जल्दी वो एक और बच्चे का पिता बनने वाला था। अगले सीन में हम नाला को देखते हैं जो जंगल में अकेली थी और प्रेग्नेंट होने की वजह से एक सुरक्षित जगह पर बैठ जाती है और मदद के लिए सिम्बा को बुलाती है। अगले सीन में हम टिमोन और पुम्बा को देखते हैं जो जब सिम्बा के पास पहुंचते हैं तो सिम्बा उन्हें अपने गैर मौजूदगी में कियारा का ध्यान रखने को कहता है क्योंकि वो नाला के पास जाने वाला था। सिम्बा टिमोन और पुम्बा से कियारा को डराने और फालतू की स्टोरी सुनाने से मना करता है क्योंकि टिमोन और पुम्बा काफ़ी मजाकिया थे और अक्सर झूठी कहानियां सुनाकर कियारा को डराया करते थे। अब कियारा भी वहां जाती है जो सिम्बा से मिलकर बहुत खुश होती है। वो डर रही थी। सिम्बा कहता है कि मैं जल्दी लौट आऊंगा, जब तक तुम टिमोन और पुम्बा के साथ रहना। सिम्बा के वहां से जाते ही टिमोन और पुम्बा नाला को झूठी कहानियां सुनाने लगते हैं कि किस प्रकार उन्होंने मिलकर इस कार को हराया। कियारा को टिमोन और पुम्बा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने तो सुना था कि उसके डैड सिम्बा ने इस कार को हराया है। अब बारिश के साथ बिजली चमकने की वजह से कियारा डरने लगती है और गुफा के अंदर छुप जाती है। अब वहां पर रफीकी भी आ जाता है जिससे मिलकर कियारा बहुत खुश होती है। रफीकी कियारा को बताते हैं कि उसके माता पिता उसी जन्मभूमि पर गए हैं जहां से वो तुम्हें लाए थे और जल्दी वो उसके लिए एक ऐसा तोहफा लेकर आएंगे जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगी। कियारा को आकाश में चमकने वाली बिजली से डर लग रहा था, जिस पर रफीकी कियारा को बताते हैं कि उसके पिता भी जब छोटे थे तो बिजली के चमकने से डरते थे और महाराज मुफासा के पीछे छुप जाते थे। एक रात महाराज सिम्बा को रॉक के ऊपर ले गए और सिम्बा को बिजली के सामने दहाड़ने को कहा। उस वक्त पूरी रात सिम्बा और महाराज मुफासा तूफान के सामने दहाड़ते रहे। रफीकी की बात सुनकर कियारा बोलती है कि वो कभी भी अपने पिता और दादा की तरह नहीं बन पाएगी। कियारा की बात सुनकर रफीकी कियारा को उसके दादा यानी कि महाराज मुफासा की कहानी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। रफीकी बताता है कि यह कहानी शुरू होती है पहाड़ों और गौरव भूमि से बहुत दूर एक ऐसी जगह जहां सभी जानवर प्यास से मर रहे थे क्योंकि 20 अमावस से वहां पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। अगले सीन में हम छोटे मुफासा को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ था और सुबह होते ही मुफासा अपने मॉम डैड से पूछता है कि वो सामने रोशनी कैसी है। इस पर मुफासा के मॉम डैड उसे बताते हैं कि उस आखिरी बादल के भी पीछे मौजूद जगह है मेलेले जहाँ पर बेहिसाब खाना पानी मौजूद है और सारे जानवर वहाँ खुशी से रहते हैं। मुफासा अपनी मॉम से पूछता है कि क्या हम कभी वहाँ जा सकते हैं। इस पर मुफासा की मॉम उसे बताती है कि हम वहीं तो जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे अभी महसूस कर सकते हो। मुफासा इसके बाद अपने मॉम डैड के साथ मिलकर उस सपनों की जगह मेलेले को महसूस करता है जहां पर चारों तरफ फूलों की हरियाली थी, हरे भरे पेड़ और घास के मैदान थे, छोटी छोटी नदियां और तालाब मौजूद थे जहां सारे जानवर खुशी से एक साथ रहा करते थे। अब मुफासा के ऊपर बारिश की पहली बूंद गिरती है जिसे देखकर मुफासा बहुत खुश होता है। सावन आने की वजह से बारिश होना शुरू हो गई थी जिसकी वजह से सालों से सूखी पड़ी नदी में पानी बहने लगा था और हाथियों के साथ ही बाकी सारे जानवर भी नदी में पानी पीने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। मुफासा भी ये देखकर बहुत खुश होता है और नदी में जाकर मस्ती करने लगता है। अब देखते ही देखते नदी में पानी का लेवल बढ़ने लगता है और मुफासा नदी के बीच में फंस गया था। अब मुफासा को बचाने के लिए मुफासा के पिता खुद भी नदी में कूद जाते हैं और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद किसी तरह मुफासा को किनारे पर फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मुफासा की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वो अब भी सेफ नहीं था और चट्टानों के दूसरी तरफ मुफासा की मॉम मुफासा को अपनी तरफ बुला रही थी। अब इससे पहले कि मुफासा अपनी मॉम के पास जा पाता, एक हाथी का बच्चा पानी की बड़ी लहर के साथ तेजी से बहते हुए आता है और उस चट्टान से टकरा जाता है
जिसकी वजह से डैम टूट जाता है और मुफासा पानी के साथ बहने लगता है। मुफासा पानी में डूब रहा था, वो एक सूखी लकड़ी के ऊपर आ जाता है, पर वो बहते हुए अपने मॉम डैड से बहुत दूर एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। अब मुफासा जब नदी में होता है तो उसके पास टाका आता है, जो उस जगह के राजा ओबासी का बेटा था। टाका मुफासा को बताता है कि वो खतरे में है क्योंकि नदी में क्रोकोडाइल मौजूद है जो तेजी से मुफासा के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। मुफासा ये देखकर डर जाता है और किनारे की तरफ आने की कोशिश करने लगता है। मुफासा को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। अब इससे पहले कि क्रोकोडाइल मुफासा को मार दे, वहां पर टाका की मां आ जाती है, जो उन क्रोकोडाइल को डराकर वहां से भगा देती है। इस तरह मुफासा की जान बच जाती है। टाका के कहने पर टाका की मॉम मुफासा को अपने साथ घर ले आती है। मुफासा को देखकर टाका के डैड ओबासी बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई अजनबी उनके परिवार का हिस्सा बने। ओबासी को डर था कि कहीं मुफासा बड़ा होने के बाद उनकी जगह ना ले ले। अब ओबासी टाका और मुफासा को आपस में एक रेस लगाने के लिए कहते हैं, जिसमें अगर मुफासा हार गया तो ओबासी उसे मार देंगे, लेकिन अगर मुफासा जीत गया तो उसे उनकी फैमिली में रहने दिया जाएगा और कभी भी ओबासी उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। रेस शुरू होती है। कई दिनों से भूखा रहने की वजह से मुफासा कमजोर हो गया था, इसीलिए वो टाका से रेस हार रहा था, लेकिन टाका जानबूझकर मुफासा को जीतने देता है, जिससे मुफासा की जान बच जाती है और उसे रहने के लिए जगह और एक परिवार मिल जाता है। अब देखते देखते समय के साथ मुफासा और टाका बड़े हो जाते हैं और वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे और भाई की तरह हर समय साथ में रहा करते थे और खूब मस्ती करते थे। ओबासी मुफासा को टाका के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो मुफासा को टाका से दूर रहने के लिए कहते हैं। ओबासी टाका से कहते हैं कि तुम्हें उस आवारा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मेरे बाद तुम ही इस जगह के राजा बनोगे, इसीलिए तुम्हें अपनी माँ के बजाय मेरे साथ रहना चाहिए। राजा कभी भी औरतों के बीच नहीं रहते। वहीं दूसरी तरफ मुफासा टाका की मॉम के साथ रहा करता था, जो मुफासा को शिकार करना और दूसरे जानवरों का पता लगाना सिखा रही थी। अब मुफासा जब टाका की मॉम के साथ झुंड में शिकार करना सीख रहा होता है तो वहां पर टाका भी छुपकर उसे देख रहा था। अगले ही पल सफेद शेर मुफासा और टाका की मॉम के ऊपर हमला कर देते हैं। टाका की माँ एशे उस शेरों से फाइट करने लगती है और वो मुफासा को वहां से भागने को कहती है कि टाका काफी डर गया था, इसीलिए वो बाकी जानवरों के साथ भागने लगता है, पर मुफासा उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो इशे माँ के साथ उन शेरों से फाइट करता है, जिससे वो एक शेर को मार देते हैं। इसमें इशे माँ की जान बच जाती है। अपने साथी के मरने के बाद दूसरा सफेद शेर डरकर वहां से भाग जाता है। ओबासी को जब इस बारे में पता चलता है तो इशे की जान बचाने के लिए मुफासा को धन्यवाद बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सफेद शेर जब अपनी जान बचाकर अपने राजा किरोस के पास पहुंचता है तो किरोस उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि मरने वाला शेर किरोस का बेटा था, जिससे वो काफी गुस्सा होता है। अब किरोस के कहने पर उसकी शेरनियां उस शेर को जान से मार देती है, इसीलिए वो डरकर वापस लौट आया था। रात में ओबासी टाका को समझाते हैं कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम अपनी माँ को छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि तुम यहाँ के राजा बनने वाले हो और शाही खून हो। वहीं दूसरी तरफ ओबासी का खबरी किरोस और उसके झुंड को देखकर ओबासी के पास वापस आता है और ओबासी को बताता है कि घुसपैठिए उनके ऊपर हमला करने वाले हैं और उनके हर एक साथी के बदले किरोस के झुंड में 2 बब्बर शेर हैं। ओबासी ये खबर पता चलने के बाद टाका को वहां से कहीं दूर चले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह शाही खून को बचाना था। ओबासी मुफासा को भी टाका के साथ जाने और उसकी हिफाजत करने के लिए कहते हैं। पहले तो मुफासा उन्हें छोड़कर वहां से जाने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब टाका की मां मुफासा को टाका के साथ जाने और उसका साथ देने के लिए कहती है तो मुफासा इसके लिए राजी हो जाता है और टाका के साथ वहां से निकल पड़ता है। कियारा इसके बाद रफीकी से पूछती है कि क्या घुसपैठी आ गए। इस पर रफीकी कियारा को बताते हैं कि हाँ, किरोस के साथी उसे ओबासी के राज्य में ले आए, लेकिन फिर भी ओबासी यहाँ डटे रहे। ओबासी किरोस से कहते हैं कि वो उसके साथ जंग नहीं चाहते। इस पर किरोस ओबासी को बताता है कि वो साको की वादी का अकेला राजा बचा हुआ है और तुम्हें मारने के बाद जहाँ तक सूरज की रोशनी फैली है वो पूरा साम्राज्य मेरा होगा। जंगल का सिर्फ एक राजा होगा,
वो मैं रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ मुफासा टाका के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था। अब किरोस भी ओबासी को मारने के बाद मुफासा और टाका को मारने के लिए उनके पीछे आ जाता है। अपने पीछे किरोस और उसके साथियों को देखकर मुफासा और टाका अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और भागते भागते वो पहाड़ी के किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां से नदी का पानी काफी नीचे गिर रहा था। मुफासा कोई रास्ता ना देखकर किरोस और उसके साथियों से लड़ने का फैसला करता है, लेकिन टाका किरोस से नहीं लड़ना चाहता था। वो अपने बाप की तरह ही डरपोक था, इसीलिए वो मुफासा को अपने साथ लेकर पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। ऊंची पहाड़ी से नीचे नदी में गिरकर मुफासा और टाका सुरक्षित थे और काफी खुश भी थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी जान बच गई। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि एक एक करके अब किरोस और उसके साथी भी ऊपर से नीचे नदी में कूदना शुरू कर देते हैं। टाका और मुफासा किसी तरह उनसे बचकर नदी के साथ बहते हुए वहां से आगे निकल जाते हैं। अब जंगल में मुफासा और टाका को शराबी मिलती है, जिसके टोली के साथियों को किरोस ने मार डाला था, लेकिन शराबी किसी तरह बच गई थी। शराबी के साथ उसका एक बड़ जाजू भी था, जो आसमान से आसपास के खतरों के बारे में शराबी को बताया करता था। शराबी मुफासा से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मुफासा बताता है कि हम मिलेले जा रहे हैं। शराबी को मुफासा की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे लगता था कि मिलेले सिर्फ किस्सों कहानियों की बात है, वो हकीकत में मौजूद नहीं है। इसके बाद हम रफीकी को देखते हैं, जिसके झुंड के साथी रफीकी को अपने साथ पेड़ पर नहीं रहने देना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रफीकी काला जादू जानता है और आज जिस चीते ने उनके ऊपर हमला किया था उसे भी रफीकी ने ही अपने सपने से बुलाया होगा। अपने समूह से बेदखल किए जाने पर रफीकी पेड़ से नीचे उतर जाता है और अपने नए घर और परिवार की तलाश में निकल पड़ता है। अब रफीकी की मुलाकात जब मुफासा से होती है तो मुफासा से बिल्कुल भी नहीं डरता। मुफासा, शराबी और टाका ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे। वो कहते हैं कि हम शेर हैं और हम तुम्हें मार सकते हैं। रफीकी बताता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो कभी भी मिलेले नहीं पहुंच पाओगे और मैं तुम सभी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुफासा उसकी बातों से हैरान था, क्योंकि वो सब कुछ सच कह रहा था। वो रफीकी को बताता है कि तुम हमें मिलेले ले चलो, उसके बदले में हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम्हें नहीं खाएंगे। टाका को रफीकी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो रफीकी को मारकर उसे खाना चाहता था, लेकिन मुफासा टाका को ऐसा करने से रोक लेता है। अब वो सभी रफीकी के साथ मिलेले की खोज में निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ टिमोन और पुम्बा रफीकी की इस कहानी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रफीकी ने अपनी कहानी में खुद तो एंट्री मार ली, लेकिन उन दोनों को अभी तक अपनी कहानी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। रफीकी टिमोन और पुम्बा की बातों को इग्नोर करके कियारा को मुफासा की सच्ची कहानी सुनाना जारी रखते हैं। रात में जब मुफासा सोता था तो उसे मिलेले के सपने आते थे। रफीकी मुफासा को बताता है कि मुफासा, तुम्हारा सफर सिर्फ सपना नहीं है बल्कि हकीकत है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें राह दिखा रही है और तुम जहाँ जा रहे हो वही परिवार होगा। अगली सुबह मुफासा जब अपने सामने काली गहरी घाटियों को देखता है तो उसे अपनी माँ की कई गई बातें याद आने लगती है कि काली गहरी घाटियों के उस पार मिलेले मौजूद है। इसीलिए वो घाटियों में से होते हुए आगे बढ़ने का फैसला करता है, क्योंकि पत्थरों से होते हुए आगे बढ़ने से उनके पैरों के निशान नहीं बनेंगे। पहले तो शराबी मुफासा की बात मानने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब मुफासा शराबी को आंख बंद करके अपने पीछे आ रहे खतरे को महसूस करने के लिए कहता है तो शराबी को भी पता चल जाता है कि किरोस अपने साथियों के साथ उनके पीछे आ रहा है। अब शराबी, टाका और रफीकी मुफासा के साथ घाटियों में से होते हुए आगे बढ़ना जारी रखते हैं। रास्ते में टाका मुफासा से शराबी से बात करने का तरीका पूछता है, क्योंकि वो शराबी को पसंद करने लगा था और वो चाहता था कि वो उसकी रानी बने। मुफासा टाका से कहता है कि तुम शराबी की तारीफ करो और उसे बताओ कि वो जिन बकर फूलों की वादियों से आई है वो जगह कितनी खूबसूरत है। उससे बकर फूल की घाटियों के बारे में सवाल पूछो। टाका कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो फूलों की घाटियों से आई है। सिम्बा कहता है कि मैं उसके बालों की खुशबू से ही यह महसूस कर सकता हूँ। टाका शराबी के पास जाता है और बिल्कुल
ऐसा ही करता है। शराबी टाका से अपने राज्य के खूबसूरत फूलों के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है और टाका से बातें करने लगती है। आगे बढ़ने पर मुफासा देखता है कि हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड भी उन घाटियों के बीच से सफर कर रहा था। मुफासा ये देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वहीं दूसरी तरफ आसमान से जाजू ये पता लगा लेता है कि किरोस भी अब अपने झुंड के साथ वहां पहुंच चुका है और लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा है। टाका ये खबर सुनकर बुरी तरह से डर गया था। वहीं शराबी को आइडिया आता है कि अगर वो मधुमक्खियों के छत्ते को गिरा दें तो मधुमक्खियां हाथियों को काटने लगेगी, जिससे हाथियों में भगदड़ मच जाएगी और इस प्रकार वो किरोस से बचकर हाथियों के झुंड के साथ वहां से निकल जाएंगे। शराबी ऐसा ही करती है, लेकिन मधुमक्खियों के काटने की वजह से हाथियों का झुंड बेकाबू हो जाता है और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और शराबी उनके बीच में ही फंस जाती है। टाका ये देखकर हर बार की तरह डर कर छुप जाता है, लेकिन मुफासा अपनी जान पर खेलकर शराबी के पास जाता है और किसी तरह बहुत मुश्किल से उसे हाथियों के नीचे दबने से बचा लेता है, पर वो बेहोश हो चुकी थी। किरोस और उसके साथी हाथियों के झुंड की वजह से मुफासा और उसके साथियों को नहीं देख पाते और वो घाटी के दूसरी पार ही रह जाते हैं और उस तरफ आने का रास्ता भी टूट गया था। रफीकी ने एक पेड़ की डाली से लटककर अपनी जान बचाई थी, लेकिन अगले ही पल वो डाली भी टूट जाती है और इस प्रकार रफीकी को अपना फेवरेट और आइकॉनिक स्टिक मिलता है। शराबी के होश में आने पर रफीकी और मुफासा उसे झूठ बोल देते हैं कि टाका ने उसकी जान बचाई, क्योंकि टाका शराबी को पसंद करता था। टाका इसके लिए मुफासा को धन्यवाद बोलता है। अब कियारा रफीकी से पूछती है कि आखिर ये घुसपैठिए थे कौन। इस पर रफीकी कियारा को समझाता है कि घुसपैठिए अलग अलग कबीले अलग अलग परिवारों से आते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो औरों से अलग होते हैं और उनके परिवार और समाज उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं। यह बात उनके दिल में एक गहरा घाव कर देती है और ये दर्द हर चीज में नफरत घोल देती है। रफीकी इसके बाद अपनी कहानी को सुनाना जारी रखते हैं कि किस प्रकार वो मुफासा और बाकी लोगों के साथ लगातार सफर पर आगे बढ़ते रहे। रास्ते में जब उनके सामने बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां आई तो रफीकी ने मुफासा और उसके साथियों को उन बर्फ के पहाड़ों के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। मुफासा ने जब रफीकी से पूछा कि क्या सच में वो कभी मिलेले गया है, इस पर रफीकी ने बताया कि एक बार भी नहीं और ना ही अब तक उसने देखे गए सपने में से एक भी सपना पूरा हुआ है। लेकिन रफीकी दिल से इस बात पर विश्वास करता है कि मिलेले सच में मौजूद है और अब मुफासा को भी दिल से इस बात पर विश्वास करना होगा। सफर के दौरान मुफासा जाजू से अपने पंखों की मदद से अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि किरोस अपने झुंड के साथ जरूर उनके पीछे आएगा। जाजू मुफासा की बात मानकर एक एक करके उनके सारे पैरों के निशान मिटा देता है। किरोस जब अपने झुंड के साथ वहां पहुंचता है तो बर्फ में मुफासा और उसके साथियों के पैरों के निशान न होने की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब किस तरफ जाए। रास्ते में रफीकी को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मुफासा रफीकी को अपने ऊपर बैठा लेता है और रफीकी से कहता है कि मैं हूं ना। शराबी जब ये बात सुनती है तो समझ जाती है कि हाथियों के झुंड से उसे टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाया था, क्योंकि उस दौरान शराबी ने किसी को मैं हूं ना कहते हुए सुना था, यानी कि वो मुफासा ही था और मुफासा ने टाका को शराबी के इलाके के खूबसूरत फूलों के बारे में बताया था, क्योंकि सिर्फ मुफासा ही शराबी की खुशबू से उन फूलों के बारे में पता लगा सकता था। शराबी को यह सब महसूस हो गया था। वो मुफासा से इसके बारे में पूछती है, जिस पर मुफासा शराबी से कहता है कि यह सब बातें झूठी है। शराबी मुफासा की बातों पर विश्वास नहीं करती। उसे पूरा यकीन था कि उसे बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा था। मुफासा शराबी को समझाता है कि मैं शाही खून नहीं हूँ बल्कि टाका है और ये सब टाका का मुकद्दर है, उसे सिर्फ टाका की हिफाजत करनी है। इस पर शराबी मुफासा को समझाती है कि यह सब टाका का मुकद्दर नहीं बल्कि तुम्हारा मुकद्दर है और टाका का मुकद्दर तुम्हें बचाना था। शराबी मुफासा को पसंद करती थी और कहीं ना कहीं मुफासा भी शराबी को पसंद करने लगा था और अब वो दोनों साथ में खुश थे। टाका छुपकर मुफासा और शराबी की बातें सुन रहा था। टाका को लगता है कि मुफासा उसे धोखा दे रहा है और उसने उससे उसका प्यार छीना, जबकि बचपन में उसे उसने बचाया था। टाका अब
मुफासा से बदला लेना चाहता था। वो दुखी होकर कीरोस के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं बल्कि मुफासा ने मारा है, पर मेरे बिना तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कीरोस कहता है कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों करोगे। टागा कहता है कि उसने मुझसे अपना प्यार छीना है और अपने माँ बाप भी, क्योंकि अगर वो तुम्हारे बेटे को ना मारता तो मेरे माँ बाबा जिंदा होते और अब मैं तुम्हें मिलेले लेकर जाऊंगा। कीरोस टागा की बात मान लेता है क्योंकि वो बर्फीले पहाड़ पर पूरी तरह से भटक चुके थे और अब टागा भी उनकी टोली में शामिल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुफासा टागा के वहां ना होने की वजह से काफी परेशान हो रहा था कि तभी वहां पर टागा आ जाता है, जो मुफासा के पूछने पर उसे झूठ बोल देता है कि वो पहाड़ों में शिकार करने गया था लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। मुफासा इसके बाद अपने साथियों के साथ मिलेले की तरफ आगे के सफर पर निकल पड़ता है, पर टागा कीरोस के लिए पीछे पंजे के निशान छोड़ता है ताकि वो उनके पीछे आ पाए। मुफासा जल्दी बर्फीली ऊंची पहाड़ियों को पार करके हरे भरे घास के मैदान और ऊंचे पेड़ों की वादियों में पहुंच जाता है। ये जगह थी मिलेले, जहां पर छोटी छोटी नदियां बह रही थी और सारे जानवर एक साथ खुशी से रह रहे थे। मिलेले पहुंचकर मुफासा और उसके साथी बहुत खुश होते हैं। रफीकी इसके बाद उस पेड़ के पास जाता है जो पेड़ उसे अक्सर सपने में दिखाई देता था। रफीकी ने मुफासा को बताया था कि वो सपने में उस पेड़ को देखा करता था जहां वो अपने भाई के साथ खड़ा था। मुफासा रफीकी से पूछता है कि तुम्हारा भाई कहां पर है। इस पर रफीकी मुफासा को बताता है कि वो तो कब का बिछड़ चुका है। मैं सपने में जिस भाई के साथ पेड़ के पास खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि मुफासा तुम हो। अब कीरोस भी टाका द्वारा पीछे छोड़े गए निशान को फॉलो करते हुए वहां पहुंच जाता है। कीरोस को देखकर सारे जानवर बुरी तरह से डर जाते हैं और मुफासा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कीरोस उन तक कैसे पहुंच गया। जल्दी मुफासा को पता चल जाता है कि टाका ने उसे धोखा दिया है। मुफासा जब टाका से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम तो भाई थे ना। इस पर टाका मुफासा से कहता है कि तुमने मेरी किस्मत छीनी है और अब ये तुम्हारी किस्मत है। मुफासा ने अब कीरोस से लड़ने का फैसला कर लिया था, इसीलिए सराबी उन शेरनियों से मदद लेने जाती है जिनसे कीरोस ने उनका घर छीन लिया था। वो शेरनियां पहले तो मुफासा का साथ देने से मना कर देती है, लेकिन जब मुफासा सभी जानवरों के सामने जाकर उन्हें अपना साथ देने के लिए कहता है तो सारे जानवर और शेरनियां भी मुफासा का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस समय उन्होंने मुफासा का साथ नहीं दिया तो अगली बार कीरोस उनके लिए वापस लौटेगा और एक एक करके उन सभी को मार देगा। मुफासा भी सभी जानवरों को इस बात का एहसास करवाता है कि हम सभी एक अंधे की डोर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। अब मुफासा के ऊपर कीरोस की शेरनियां हमला कर देती है। मुफासा अकेले ही कीरोस और उन सभी से फाइट करता है और इस दौरान वो एक गहरे गुफा के अंदर गिर जाता है। मुफासा का पीछा करते हुए वहां पर कीरोस भी आ जाता है, जिसके बाद कीरोस और मुफासा के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। टाका भी वहां मौजूद था, जिसे मुफासा और कीरोस को आपस में लड़ता देखकर याद आता है कि उसकी मॉम ने एक बार उसे कहा था कि एक दिन उसे भी अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा और उसे एहसास हो रहा था कि सिम्बा उसका भाई है और उसने अपने भाई से ही गद्दारी की जबकि उसने उसकी मां को बचाया था। अब कीरोस मुफासा को अपने पंजे से मारने वाला था कि तभी उसके सामने टाका आ जाता है, जिससे कीरोस का पंजा टाका को लग जाता है और टाका के चेहरे पर एक स्कार हो जाता है। टाका और मुफासा जब एक साथ मिलकर कीरोस से फाइट करते हैं, फाइट के दौरान चट्टान टूटने की वजह से कीरोस और मुफासा गहरे पानी में गिर जाते हैं, जहां पर मुफासा बड़ी चालाकी से कीरोस को ऊपर से गिर रहे एक बड़े से पत्थर के नीचे धकेल देता है, जिससे कीरोस उस बड़े से पत्थर के साथ ही गहरे पानी के अंदर समा जाता है और मारा जाता है। मुफासा इसके बाद पानी से बाहर आ जाता है। टाका मुफासा को बाहर निकलने में मदद करता है। सराबी मुफासा को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। अब क्योंकि मुफासा ने कीरोस को बचाकर सभी जानवरों को उसके खतरे से बचाया था, इसीलिए सारे जानवर अब मुफासा को अपना राजा मानने लगे थे। वो सभी उसके सामने सर झुका लेते हैं। मुफासा मिलेले का नया राजा
बन जाता है। राजा बनने के बाद मुफासा सारे जानवरों को बताता है कि वो सब एक समान है और साथ में मिलकर मिलेले में रहेंगे। मुफासा इसके बाद अपनी मोम से भी मिलता है जो आज भी जिंदा थी। मुफासा अपनी मोम से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो इस बात से दुखी भी था कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। अब टाका दुखी मन से मुफासा के पास आता है और उसे अपना महाराज मान लेता है। शराबी मुफासा से टाका को राज्य से बेदखल करने के लिए कहती है, लेकिन मुफासा कहता है कि जब तक वो जिंदा है उसका भाई उसके राज्य में रहेगा। मुफासा टाका से काफी गुस्सा भी था, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं अब कभी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। इस पर टाका कहता है कि अब से मैं स्कार हूँ ताकि मुझे अपना तिरस्कार याद रहे। वो मुफासा को अपना राजा मानकर वहां से चला जाता है। रफीकी कियारा को सुना रहा। मुफासा की यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कियारा रफीकी से कहती है कि काश मैं भी कभी अपने दादा को देख पाती। इस पर रफीकी कियारा को समझाता है कि मुफासा तो हर समय उसके साथ है, उसके दिल के अंदर मौजूद है। अब सिम्बा भी नाला के साथ वापस लौट आता है। कियारा अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश होती है। सिम्बा और नाला अपने साथ कियारा के लिए एक प्यारा तोहफा लेकर वापस लौटे थे, जो कोई और नहीं बल्कि कियारा का छोटा भाई था। कियारा अपने छोटे भाई से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे भी एक कहानी सुनाने का वादा करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम पूरा कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।